गलत। हमारा आज लेक्चर 5 है। बच्चों हमारा जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस, उसका मकसद, इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, ठीक है जी। जो हमारा बिजनेस होता है ना, इसका मकसद उसके ओनर्स को वेल्दी बनाना होता है, ना कि जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक एट टाइम्स एज अ रिजल्ट उससे वेल्दी हो सकती है कि वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ पर और तरह के बिजनेसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री एक जगह पे खोली, ठीक है, अब आपको लोकली चीज़ें ख़रीदने पड़ेंगी। आपको वहाँ पे फ़र्ज़ करो उस फैक्ट्री के अंदर आप प्रोड्यूस कर रहे थे फर्नीचर की एक वर्कशॉप आपने खोली, या फिर आपने कुकिंग ऑयल का या किसी भी और तरह का बिज़नेस आपने खोला। आपको उस बिज़नेस को चलाने के लिए फ्यूल भी ख़रीदना था, ठीक है। आपको उस बिज़नेस को चलाने के लिए पानी शानी की भी ज़रूरत थी, खाने पीने की भी ज़रूरत थी। आपके वर्कर्स ढेर सारे वहाँ पे काम करते थे, तो खाने पीने की चीज़ें भी आपको ख़रीदनी थी। तो उसकी वजह से लोकल बिजनेसेस को भी फ़ायदा हुआ। वहाँ के लोकल बिजनेसेस से आपने फ्यूल भी ख़रीदा, पानी शानी ख़रीदा, खाने पीने की अशिया ख़रीदी, ठीक है ना, चाय पत्ती वगैरह इस तरह की चीज़ें, सफाई सुथराई का सामान, तो लोकल बिजनेसेस भी चमक गए। ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये पर्पज़ नहीं था आपका। पर्पज़ था कि जो मालिकान हैं, जो ओनर्स हैं, उनकी वेल्थ इंक्रीज़ हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है जी। अल्टीमेटली जो है हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमारे शेयर होल्डर्स की तरफ है अल्टीमेटली। वैसे तो सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ है, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग की जिम्मेदारी हमारी सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स की तरफ है और किसी की तरफ नहीं है, ठीक है जी। चलो, और कोई क्वेश्चन? अच्छा मुझे ये बताएं कि बिजनेसेस प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड दोनों हो सकते? नहीं हो सकते। ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती हैं। बिजनेस तो होता ही वो है जो प्रॉफिट कमाए। बिजनेस का मैंने अभी आपको बताया मकसद क्या है एग्जिस्ट करने का, प्रॉफिट कमाना, अपने ओनर को वेल्दी बनाना। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका तो मकसद होता ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। ये बिजनेस होते ही नहीं है। इनका काम होता है कि ये एग्जिस्ट करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इन अ गिवन बजट। उनको एक गिवन बजट दिया जाता है, जो बजट उनको प्रोवाइड किया गया उसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। समझ गए जी? चलें। आर्मी जो है वो किसी का बिजनेस नहीं है, सही है। एलडीए किसी का बिजनेस नहीं है, ये इदारे हैं जो काम करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने मिशन विजन वगैरह कर लिया। अगली चीज़ जो है ना बच्चों, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ज़रा हम थोड़ा सा पढ़ लें। पहले तो ये गोल्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। कहते हैं देयर इज़ सम कन्फ्यूजन अबाउट द मीनिंग्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इस कन्फ्यूजन को पहले हम दूर करेंगे। वो कहते हैं कि गोल्स को अगर हम देखना चाहें तो गोल्स आर एम्स फॉर द एंटिटी टू अचीव एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स। किसके अंदर बच्चों? हाँ, पहला फर्क गोल्स में और ऑब्जेक्टिव्स में। गोल्स एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स। ये नैरेटिव टर्म्स क्या होती हैं बच्चों? नैरेटिव टर्म्स का मतलब होता है अल्फाज में हमने इसको आमतौर पे बताया होता है। इसमें फैक्ट्स फिगर्स आमतौर पे हमने नहीं बताए होते। क्या समझ रहे हैं आप? अभी अभी लिखे नहीं, अभी गौर से देखें मेरी तरफ। मैं कहता हूं कि हम लोगों ने अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है, या हमारा गोल है कि हम लाहौर की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कपड़े की दुकान बन जाए। ओके, ये एक नैरेटिव है, एक स्टेटमेंट मैंने पास की है, गोल है हमारा। लेकिन इस गोल के अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। मैंने कहा जी हम लाहौर की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली दुकान बन जाए, ठीक है, समझ आ गया है। लेकिन इसके अंदर हम लोगों को ये नहीं अभी तक पता चल रहा कि ये सबसे ज़्यादा बनने के लिए हमें कितना प्रॉफिट कमाने की ज़रूरत है। हमें देखना पड़ेगा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली दुकान है वो कितना प्रॉफिट कमाती है, कितने कस्टमर्स हैं उसके, कितना कपड़ा बेचते हैं वो, उसको बीट करना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स में हम उसको क्लैरिफाई करते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं। वहां पर सिर्फ नैरेटिव स्टेटमेंट्स, नारे नहीं रह जाते।
वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। हम ये करेंगे, हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम कह देंगे हम कितने से सस्ता करेंगे, ठीक है, हम इतना सस्ता करेंगे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अब फर्क समझ आ रहा है कुछ? हम पहले भी कह रहे थे ना कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, तो यहां पे हम नैरेटिव टर्म्स में बात करते हैं, वहां पे हम कई दफा फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करते हैं। जी बच्चे। सर गोल्स और विजन एक नहीं हो गया। आपने भी बात की कि हमें सबसे ज्यादा प्रॉपर शॉप बनना है, तो विजन भी तो उसका यही हो सकता है कि हमें आगे जाके हाँ हाँ, विजन जो है ये नॉर्मली फ्यूचर की तरफ देखता है, लेकिन देखिए मिशन और विजन को सामने रखते हुए ही गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, समझ रहे हैं? विजन जो है ये एक फ्यूचर आउटलुक होता है। जब तक आपके सामने आपका एक फ्यूचर आउटलुक नहीं है तो फिर आप गोल्स किस तरह सेट करोगे? गोल सेट कर ही नहीं सकते, गोल्स उसी के मुताबिक होंगे। लिहाजा गोल जब आप सेट करोगे तो इट शुड बी इन लाइन विद योर विजन एंड मिशन। लेकिन विजन और मिशन आप एक दफा सेट करके बैठ जाते हो, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हर पीरियड के लिए सेट होते हैं, हर पीरियड के लिए सेट होते हैं। आप गोल सेट करते हो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, हर पीरियड के लिए सेट करते हो, हर साल होते हैं, कई दफा हर महीने होते हैं सेट, कई दफा डेली बेसिस के लिए भी गोल सेट होते हैं। ये तीन तरह के हम लोगों ने आगे चीजें पढ़नी है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजिक होती है, उस स्ट्रेटेजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए टैक्टिकल होती है, और डेली बेसिस के टास्क वगैरह के लिए ऑपरेशनल होती है, ठीक है? तो ये तीन तरह की होती हैं चीजें। बहरहाल गोल्स को आप नैरेटिव टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर देते हो। हमने पतले होना है, कितना वजन कम करना है भाई? इतने किलो वजन कम करना है, इतनी वेस्ट कम करनी है, ठीक है? हमने फिट होना है, फिट होने का क्या मतलब है? हमने फिट होना है, हम कहते हैं जी हमने फिट होने के अंदर हम गोल्स कहते हैं कि हमने अपना स्टेमिना बढ़ाना है, हमने अपना वजन कम करना है, हमने अपना मसल मैस ज्यादा करना है, ये गोल्स हैं। हमने अपना स्टेमिना बढ़ाना है, फिट होना है, ये हमारा एक विजन था या समझ लो कि मिशन था। और हम लोग कहते हैं कि जी गोल्स हम लोग सेट करते हैं, हम लोगों ने अपना मसल मैस बढ़ाना है, हम लोगों ने अपना बीएमआई कम करना है, ठीक है ना? बीएमआई होता है आपकी चर्बी और हड्डी, चर्बी और अपना मसल वगैरह का जो डिफरेंस होता है, ये कितनी चर्बी है कितना। बीएमआई हम लोगों ने अपना सेट करना है, हम लोगों ने अपने जो बोन डेंसिटी है उसको बेहतर बनाना है, हड्डियों की जो ताकत होती है वो भी बेहतर बनानी है, हम लोगों ने अपनी, ये सारा कुछ हम लोग कहते हैं। लेकिन कितने कितने से बेहतर बनाना है ये हम गोल्स में नहीं बता रहे, वो हम ऑब्जेक्टिव्स में बताते हैं। अभी हमारा इतना है, हम लोगों ने इतना करना है, समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में मेजर डिफरेंस है। तो लिहाजा अगर हम कहें इन मैनर ऑफ स्पीकिंग, गोल्स जो होते हैं ये ब्रॉड इंटेंशंस होती हैं। क्या होती हैं जी? ब्रॉड इंटेंशंस होती हैं, जबकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, वो ब्रॉड नहीं होते। वो आप फोकस करके उनके पर आते हो, इतने फिगर इतने फिगर इतने फिगर इतने फिगर इतनी अमाउंट्स, सही है जी? जनरली नहीं हम बोलते उसके अंदर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स जो है ना बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स जो है, हमें 5 तरह की चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। गौर से सुन लो, गोल्स पहले सेट होते हैं, गोल सेट होते हैं तो आगे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो सेट किए जाते हैं। लिहाजा जिस वक्त हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, ज्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक नहीं, हम इसके अंदर एक एक्रोनिम इस्तेमाल करते हैं या एब्रीविएशन आप कह लें, उसको इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट। क्या कहते हैं? स्मार्ट। ये स्मार्ट का क्या मतलब है? स्मार्ट का जो एस है ना, वो स्टूडेंट स्टैंड करता है स्पेसिफिक के लिए। किसके लिए? स्पेसिफिक भी हम कह सकते हैं, स्टेटेड क्लियरली भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक या स्टेटेड क्लियरली, क्लियर होने चाहिए, उनको क्लियरली स्टेट करो। स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियरली स्टेट होने चाहिए। हमने वजन कम करना है, कितने से कम करना है हमें पता होना चाहिए, इतने किलो कम होना चाहिए यार, ठीक है? हम लोग चाहते हैं कि हम अपना स्टेमिना बढ़ाएं, इस वक्त हम कितनी दौड़ लगा लेते हैं, 5 किलोमीटर लगा लेते हैं, हम चाहते हैं कि हम 10 किलोमीटर लगाने के काबिल हो जाएं। स्पेसिफिक होना चाहिए, समझ गए? हम लोग चाहते हैं कि हम टेस्ट के अंदर मार्क्स जो है हम अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा दिखाएं। अभी हमारे मार्क्स कितने आते हैं? 30 आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मार्क्स 50 हैं, ठीक? तो ये आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन देखें, मैं आपको भी स्पेसिफिक और मेजरेबल के दरमियान फर्क बताने लगा हूं। स्पेसिफिक क्या और मेजरेबल क्या है? ये मैंने अभी जो चीजें बोली है ना, ये मेजरेबल है। क्या है? मेजरेबल है। 30 और 50, 4-5 किलो, 5 से 10 किलोमीटर, ये मेजरेबल है। क्या है? मैं इसको दोबारा से रीडिफाइन करूंगा। मैं कह रहा हूं कि हम फिट होना चाह रहे हैं। क्या होना चाह रहे हैं? फिट होने के अंदर हम लोग क्या चीजों के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं?
मसल मास के ऊपर, वेस्ट लाइन के ऊपर, वेस्ट लाइन कम होनी चाहिए, मसल मास ज्यादा बढ़ना चाहिए, बीएमआई कम होना चाहिए, ठीक है ना, बोन डेंसिटी इंक्रीज करनी चाहिए। ये इन चीजों पे, ये अब स्पेसिफिक हो गया। अब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम सेहतमंद होना चाह रहे हैं, वो बहुत ही ब्रॉड है, वो गोल है हमारा, ठीक है ना, वो हमारे मिशन के साथ, विजन के साथ इन लाइन होना चाहिए, वो हमारा गोल है। लेकिन उस गोल को हासिल करने के लिए हमें कुछ चीजों पे फोकस करना है। तो फोकस चीजें होती हैं स्पेसिफिक। हमने अपने मसल मास पे फोकस करना है, वेस्ट लाइन पे फोकस करना है, बीएमआई पे, बोन डेंसिटी पे, एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन अब इसको कितने कितने पे फोकस करना है, अभी हमारा कितना है, कितना होना चाहिए, वो होती हैं चीजें मेजरेबल। हमारा बीएमआई, एग्जांपल दे रहा हूं कि जी 30 है, तो उसको 30 से हम लोगों ने किधर की तरफ लेके आना है, फर्ज करो 10 पे लेके आना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, राइट नाउ आई हैव नो आइडिया कि मैं इसको सही लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। बहरहाल वेस्ट लाइन में आपको एग्जांपल देता हूं जी कि 45 है, हम लोग इसको 30 पे लेके आना चाह रहे हैं, समझ रहे? तो ये आपके बेसिकली मेजरेबल चीजें हैं। जब तक मेजरेबल नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा। हमें किस तरह से पता चलता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो पास हो गया? क्योंकि हमने उसका एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है जो कि मेजरेबल होता है। उसको अपने एग्जाम में इतने मार्क्स लेने हैं। हमारा एक स्पेसिफिक चीज होती है कि हमारे स्टूडेंट को इन 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 सब्जेक्ट्स के अंदर, आई कैप के स्टूडेंट को कॉस्ट में, ऑडिट में, अकाउंटिंग में, लॉ के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर इसको स्किल्ड होना चाहिए। ये हमारे क्या हो गए? स्पेसिफिक गोल्स हो गए। हमारा मेन गोल ये था कि फाइनेंशियली ये एजुकेट हो जाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर ये बच्चा जो है एजुकेट हो जाए। लेकिन अब हम उसको मजीद स्पेसिफिक करते हैं। हम कहते हैं सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कह देना काफ़ी नहीं है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किन किन चीज़ों के अंदर हो जाए। हम कहते हैं जी अकाउंटिंग के अंदर हो, रिपोर्टिंग के अंदर हो, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हो, ऑडिट में हो, टैक्सेशन में हो, लॉ के अंदर हो, ठीक है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हो, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल उसके अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट वगैरह के अंदर हो। ये स्पेसिफिक चीज़ें आ गई। अब कम अज कम कितना उसको स्किल्ड होना चाहिए, ये मेजरेबल है कि जी कम अज कम उसके हर पेपर के अंदर 50-50 मार्क्स आए हुए हों, 50% मार्क्स आए हुए हों, ये मेजरेबल है। ये होता है बच्चों अग्रीड अपॉन। गोल्स आपके अग्रीड अपॉन होने चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा कुछ कह रहा हो और दूसरा बंदा कुछ कह रहा हो। अग्रीड अपॉन गोल्स होना जरूरी है, वरना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं रहता। ये ना हो कि एक डायरेक्टर कुछ कह रहा है और दूसरा डायरेक्टर कुछ कह रहा है, कंपनी का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अग्रीड अपॉन गोल्स होने चाहिए कि जिन लोगों ने भी उस टास्क पे काम करना है उन सारों के सामने एक ही तरह के ऑब्जेक्टिव्स हों और वो उस पर राजी हों। वो कहें हाँ हमने यही अचीव करना है। जिस वक्त वो राजी हो जाएंगे फिर उनका आपस में मिल के काम करना शुरू होगा और उसमें सिनर्जी का इफेक्ट शुरू होगा। सिनर्जी का इफेक्ट का मतलब होता है उनकी एनर्जीज कंबाइन हो जाएंगी, और एनर्जीज जिस वक्त कंबाइन होती है तो हम कहते हैं एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 हो जाते हैं, ठीक है। सिनर्जी का मतलब टेक्निकली यही होता है 2 + 2 = 5। ये हम ये कहते हैं सिनर्जी को। 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4, 2 + 2 इज इक्वल टू 5। जिस वक्त दो लोग आपस में मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं दिलो जान के साथ, तो फिर उनके जो इकट्ठे होने के काम का जो सम होता है, जो टोटल होता है, उनके अलहदा अलहदा कामों के टोटल से ज्यादा हो जाता है। ये सिनर्जी इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके लिए आपस में बाहमी इत्तेफाक का होना जरूरी होता है कि हमने ये गोल अचीव करना है। पॉलिटिकल पार्टीज में तोड़ क्यों होता है? उनके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अक्सर औकात अग्रीमेंट नहीं होता। किसी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, किसी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। इंसान की फितरत है, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि आपके गोल्स क्या हो, अग्रीड अपॉन हो, वरना आपस में मसला पड़ेगा। अगली चीज जी बच्चे। सर अभी आपने बात की कि हमने अपना वेट कम करना है। सर हमारा गोल इसमें और हमारा विजन क्या होगा इसके लिए? एक सेकंड जरा, ये भी आप इसको रखो। मैं इस वाले सवाल को ना मैं इसको पूरा कराने के बाद करता हूं हैंडल। अगली चीज जो है ना बच्चों, रियलिस्टिक होता है। रियलिस्टिक, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब ये, हम लोगों ने अपना गोल तय किया कि जी हम लोगों ने अपना वजन कम करना है, ये हमारा गोल था, ठीक है, या हम लोगों ने फिट होना है, ये हमारा गोल था। और फिर हम लोगों ने उसको स्पेसिफिक किया कि इतने से वजन कम होना चाहिए, ये वो सारा कुछ कर लिया। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों ने वजन अपना, फर्ज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक शख्स का वजन जो है वो 100 किलो है, 100 किलो वजन है।
और उसका कद जो है वो 6 फुट है, ठीक है। 6 फुट का जो बंदा होता है उसका अगर 80-85 तक भी हो तो बिल्कुल फिट होता है, ठीक है। उसके उसके अंदर मोटापा नहीं होता। 85 क्या 90 तक भी, अगर वो डिपेंड करता है कि उसका मसल कितना है। मैं अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर वो 15 किलो भी कम कर लेता है तो इसका मतलब ये कि वो फिट है। हम कहते हैं कि अच्छा बस 15 किलो तो कोई मसला ही नहीं है। हम कहते हैं कि जी हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर 15 किलो वजन कम करना है। ठीक है भाई, 15 किलो कम किया जा सकता है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर करना ये रियलिस्टिक नहीं है। स्पेशली एक ऐसे बंदे के लिए जिसने टोटल कम ही 15 किलो करना हो, वो तो पहले ही तकरीबन फिट होने के बराबर है। उसको तो अब जो पीछे रह गया वो कम करना बड़ा मुश्किल है। वो एकदम से 1 हफ्ते के अंदर नहीं हो सकता। ये बड़ा खतरनाक चीज है, अनरियलिस्टिक चीज है। एक स्टूडेंट जो है आई कैप का, वो कहता है जी कि मैं एक ही गो के अंदर 5 पेपर करूंगा। कल परसों मेरा एक स्टूडेंट जो है वो मुझे मिला, मैंने कहा कितना, वो कहता सर मैं 5 पेपर दे रहा हूँ। मैं उसको बकायदा साइड पे लेके बिठा के ना मैंने कहा कि यार खुदा का खौफ खाओ। मैंने कहा कितना अरसा हो गया पेपर्स पढ़ते हैं, 8 महीने से वो बेचारा मुसलसल फेल होता जा रहा था। AFC का स्टूडेंट था, ठीक है। मैंने कहा कि यार तुम अब 5 पेपर दोगे इकट्ठे, तुम एक भी पेपर नहीं कर पाओगे। रियलिस्टिक करो, कितने कितने मार्क्स पे फेल होते रहो, कभी 30 पे फेल हो रहा है, कभी 20 पे फेल हो रहा है। दिस इज नॉट राइट। उसने कहा नहीं सर वो, मैंने कहा कि यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं। मैंने कहा टीचर्स अच्छे हैं लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप 5 पेपर रख लो, ठीक है। बी रियलिस्टिक। आप देखो अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि मैं एक भी पेपर नहीं कर पा रहा। 3-3 जब मैंने रखे थे तब भी नहीं मैं पास हो पाया, तो मैं 5 रख के किस तरह से करूंगा। तो रियलिस्टिक रहो, 3 रख लो, 2 रख लो, पास होने की करो, ठीक है। जिस वक्त बंदा रियलिस्टिक गोल्स रखता है ना तो उस वक्त उसके अंदर हौसला कायम रहता है, वरना वो पहले ही जो है ना देख के अपने हाथ खड़े कर लेता है, कहता है यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब कोई मुझे ये कहे कि सर आप ना 20 किलोमीटर दौड़ के दिखाएं, 20 किलोमीटर, मैं 20 किलोमीटर का सोच के कहूँगा कि यार बस फिर ठीक है भाई मैं नहीं दौड़ सकता 20 किलोमीटर। सर 20 किलोमीटर तो है सिर्फ। मैराथन वाले जो है 25-30 किलोमीटर, वो भाई मैराथन वाले हैं, वो साला साल की ट्रेनिंग करते हैं। मैं 5 किलोमीटर दौड़ लूँ बहुत बड़ा मौजा हो जाए, ठीक है ना। 5 किलोमीटर बगैर रुके अगर मैं दौड़ लूँ तो बड़ी बात है। हाँ नहीं यार, ये नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं है। हाँ मुझे आप 6-7 महीने दो, 8 महीने दो, और ये 20 किलोमीटर की बजाय आप 10 किलोमीटर करो, ठीक है ना। 6-7-8 महीने प्रैक्टिस करूँ, अपने आप को फिट करूँ, रोजाना के एतबार से दौड़ लगाऊँ, अपना स्टेमिना बढ़ाऊँ, ठीक है, अपनी डाइट को ठीक करूँ, फिर शायद उम्मीद है कि मैं 10 किलोमीटर तक पहुंच जाऊँ। लेकिन 20 किलोमीटर तब भी बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है जी। बहरहाल रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ जो है ना बच्चों, वो है टाइम बाउंड। क्या चीज़, क्या चीज़ बच्चों? दुनिया की सबसे कीमती तरीन चीज़ क्या है? इंसान का वक्त है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स एक ख़ास मुद्दत के अंदर पूरे नहीं होते तो फिर आप समझो कि काम हाथ से गया। टाइम बाउंड होना ज़रूरी है कि मैंने ये काम करना है लेकिन कितने अरसे में करना है। टाइम बाउंड अगर इंसान अपने आप को नहीं करता तो फिर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उसके ऊपर कोई प्रेशर होता ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं होता। टाइम बाउंड होना जरूरी है, फिर इंसान अपने आप को फोर्स करता है काम करने के लिए। मेरा एग्जाम इस डेट पे है, मैंने उससे पहले पहले ये काम करने हैं। मेरा एग्जाम इस डेट पे है, उससे हफ्ता पहले मैंने अपनी सारी तरह की प्रैक्टिसेस वगैरह से फारिग हो जाना है। प्रैक्टिस से इतना अरसा पहले जो है मैंने अपने सारे सिलेबस से फारिग हो जाना है। लिहाजा सिलेबस खत्म करने के लिए मुझे इस महीने तक ये वाली चीज़ें, इस महीने तक ये वाली चीज़ें, इस महीने तक ये वाली चीज़ें करके फारिग होना है। अगर आप लोगों ने टाइम बाउंड अपने आप को ना रखा तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है जी। आप BWCS के अंदर ना बेटे आप उसमें आ जाओ, बैठ जाओ, आप अभी कहीं लाइब्रेरी वगैरह में बैठ जाओ, ठीक है जी। तो टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अगली चीज़ वो कहते हैं कंपनी, हाँ सॉरी आप मुझे पूछे थे, क्वेश्चन पूछे थे, क्या पूछे थे? सर विजन, अभी आपने वेट का जो एग्जांपल दिया, हाँ उसमें उसका विजन क्या होगा और उसका मिशन क्या होगा? ये तो यार डिपेंड करता है, वो तो आप कोई भी तरह का बना सकते हो। विजन तो डिपेंड करता है ना, कि वो कहता है जी मैं विजन अपने आप को आज से इतने साल के बाद देख रहा हूँ कि मैं इस तरह का मॉडल हूँ, ठीक है ना, मैं मॉडलिंग करने के काबिल हो जाऊँ, पाकिस्तान का सबसे अच्छा मॉडल हूँ, मैं मेल मॉडल हूँ सबसे बड़ा, ये उसका विजन हो सकता है। मिशन ओवरऑल ये हो सकता है कि मैंने फिज़िकली जो है ना इंतहाई हेल्दी और फिट होना और गुड लुकिंग होना है, ये मिशन है आपका, ठीक है। अब गोल्स जो हैं उसके अंदर वो आपके आप हो जाओ, डिफाइन करो उसके मुताबिक। अच्छा दिखाई देने के लिए आपको क्या क्या होने की ज़रूरत है? मुझे फिज़िकली फिट होने की ज़रूरत है, ठीक है।
मुझे अपनी वेस्ट लाइन कम करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें, फिजिकली फिट होने की ज़रूरत है, और फिजिकली फिट के साथ मुझे ड्रेसिंग अच्छी करने की ज़रूरत है। ठीक है, 2-3 चीज़ें आप जो है फोकस करना शुरू करते हो। अब आप उस फिजिकली फिट वाली चीज़ को उठाते हो, उसको मोर स्पेसिफिक हो जाते हो। फिजिकली फिट जो है वो क्या है, फिर वो सिर्फ ये नहीं कि आपको एक मॉडल बनने के लिए आपको सिर्फ अपना फिजिकली फिट नहीं करना, अपनी ड्रेसिंग ठीक करनी है, अपना स्टाइल ठीक करना है, अपना जिस तरह द वे यू होल्ड योर सेल्फ अप ये ठीक करना है, बातचीत अपनी बेहतर करनी है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ मॉडल। फिर उसके बाद ये वाली चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, स्पेसिफिक होना शुरू हो जाओ और से और। अगर हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस को पकड़ते हैं उसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें ये हैं, अगर हम ड्रेसिंग को पकड़ते हैं उसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें और हैं, अगर आप अपने स्टाइल को पकड़ते हो उसमें स्पेसिफिक चीज़ें और हैं। ठीक है, मेजरेबल वगैरह ये चीज़ें और आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल इन द एंड ले दे के वो सारी सारी विजन और मिशन के साथ इन लाइन होंगी। अगर उनसे वो हट गई, इसका मतलब ये है कि हम ऑफ ट्रैक हो गए। हमें वापस अपने जो है ना पीछे की तरफ जाना है और देखना है कि कहाँ से हम लोग जो है टेढ़े हुए थे, उसको सीधा करना है, वहाँ से दोबारा से हम लोग अपने लाइन को सीधा करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, बहरहाल। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लें बच्चों। इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है, आगे चलें। अच्छा जी, वो कहते हैं कि कंपनी माइट हैव अ गोल, ये जरा गौर से सुनना है, कंपनी माइट हैव अ गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। ये गोल हो सकता है कंपनी का। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव माइट देयरफॉर बी टू डबल द शेयर प्राइस विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। आपको याद है आपने मुझे एक चीज कही थी कि मिशन ये कभी नहीं हो सकता। मिशन के लिहाज से चीज़ बहुत पेटी है, बहुत छोटी है, बहुत स्पेसिफिक है। मिशन एक बड़ी चीज़ होती है, मकसद होता है आपका। ठीक है, तो ये गोल हो सकता है कि हम लोगों ने अपने उनको अमीर से अमीर तक बनाना है, और उसको अमीर बनाने के लिए एक तरीका जो है स्पेसिफिक ये है कि ऑब्जेक्टिव में आप कहते हो कि हम लोगों ने 10 सालों के अंदर अपनी शेयर प्राइस को डबल करना है। समझ गए? अगली चीज़, objectives might be expressed as a hierarchy of corporate and strategic objectives. वो कहते हैं जी, a corporate objective might be to double the share price within the next 10 years. This is the overall objective for the entity. In order to achieve the corporate objective, it is necessary to set objective for key aspects of the strategy. लो जी, अब जरा हम इसको मजीद ब्रेक डाउन करेंगे। हमने कंपनी बनाई, हम लोगों ने उसके अंदर ये तय किया कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को, हमारा गोल यह कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को क्या करना है, अमीर बनाना है जनाब, अमीर बनाना है। ठीक है जी, उसका एक तरीका यह है कि हम लोग जरा स्पेसिफिक हो जाए। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। स्पेसिफिक होते हुए हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने किन किन चीज़ों की तरफ फोकस करना है। हम कहते हैं जी हम लोगों ने शेयर प्राइस की तरफ फोकस करना है, प्रॉफिट की तरफ फोकस करना है, शेयर प्राइस की तरफ। चलो शेयर प्राइस की हम लोग सिर्फ बात करते हैं, शेयर प्राइस स्पेसिफिक हो गए। फिर अब मेजरेबल होते हैं, कितना करना है, शेयर प्राइस डबल करनी है, जो इस वक्त है उसकी डबल करनी है, मेजरेबल हो गया। ठीक है, हम ये देखते हैं कि कब तक करनी है, टाइम बाउंड करो अपने आप को, 10 ईयर्स के अंदर अंदर करना है। ठीक है, फिर अग्रीड अपॉन करो, पूरा बोर्ड इस पे ओके है कि हम लोगों ने यही गोल करना है। कहता है हाँ यार इतना काफ़ी है, ये ठीक है। ठीक, फिर उसके अलावा हम लोगों ने क्या चीज़ें रखी हुई थी, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक है कि नहीं है, हमने ये भी देखना है। देखो यार, हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमारे ही जैसे जो बिजनेसेस हैं, उन्होंने क्या ये कभी अचीव किए, इस इलाके में रहते हुए, इस मार्केट में रहते हुए, क्या उन्होंने कभी ये अचीव किए? कपड़े का काम कर रहे थे, हम भी कपड़े का काम कर रहे हैं। ठीक है, लाहौर में ही कर रहे थे, हम भी लाहौर में ही कर रहे हैं। इतनी ब्रांचेस थी, हमारी भी इतनी ब्रांचेस हैं। क्या हम लोगों ने, हमारी जैसी किसी कंपनी ने कभी ये पहले अचीव किया? तो एक तरीका तो ये है कि हम कंपेटिटर्स को देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं, और कंपनीज को देखते हैं कि क्या ये कभी किसी ने पहले किया हुआ है। अगर तो पहले किया हुआ है, इसका मतलब है इट इज़ अचीवेबल। सिमिलर हालात के अंदर उन्होंने पहले किया हुआ किसी ने अचीव, तो इसका मतलब अचीवेबल है। दूसरा होता है हम अपने हालात देखें, इंट्रिंसिकली भी देखें, एक्सटर्नली भी देखें, इंटरनली भी देखें कि हम इस काबिल हैं, हमें लगता है थियोरेटिकली कि ये पॉसिबल है कि नहीं है तो इसका मतलब है कि रियलिस्टिक है। ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जो थे ना बच्चों, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? हाँ, ये सर अभी हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट लेवल का। ये बड़ा हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपनी शेयर प्राइस याद रखना बच्चों, ये सारा बिजनेस चलाने के बाद, हर तरह की हरकतें होने के बाद, अच्छी बुरी हर हरकत हो गई, उसके बाद जाके शेयर प्राइस इफेक्ट होती है।
शेयर प्राइस आपकी सारी करतूत का वो खुमियाजा होता है कि शेयर प्राइस के अंदर जो हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, वो तमाम तर जो हरकतें हो रही हैं बिजनेस के अंदर और बिजनेस के साथ और बिजनेस के बाहर बिजनेस की तरफ पॉइंट होके जो भी हरकत हो रही हैं उनका वो बेसिकली रिजल्ट होता है जो शेयर प्राइस होती है। लिहाजा ये एक बहुत ऊपर के लेवल की चीज़ है। अब ज़रा हम देखें कि इसको अचीव करने के लिए हमें निचले लेवल पे क्या काम करना पड़ेगा। शेयर प्राइस कहाँ से इफेक्ट होती है? प्रॉफिटेबिलिटी से इफेक्ट होती है, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से इफेक्ट होती है? सेल्स और कॉस्ट से इफेक्ट होती है। सेल्स और कॉस्ट कहाँ से इफेक्ट होती हैं? हम लोग किन से खरीद रहे हैं, कितने की चीज़ें खरीद रहे हैं, क्या चीज़ खरीद रहे हैं, किस क्वालिटी की चीज़ खरीद रहे हैं, कब कब खरीद रहे हैं, कितनी बल्क में खरीद रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों से इफेक्ट होती है। सेल्स किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है, कस्टमर कितने हैं, किन किन जगहों के ऊपर हैं, डिलीवरी कॉस्ट हमें कितनी पड़ती हैं, कितना कितना वो खरीदते हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, ठीक है। फिर हम लोग जो सेल्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर करते हैं, किसी खास सीजन में करते हैं। ये सारी चीज़ें सेल्स को इफेक्ट करती हैं। अब जरा आप देख रहे हो कितना कुछ इसके अंदर आ रहा है। फिर उसके पीछे और भी तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। गवर्नमेंट के लॉज आना शुरू हो जाते हैं, कोई पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज हो गई, कई तरह के मामला हो गए। तो ये सब कुछ बारी बारी जो है इफेक्ट होगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को पहले थे हमारे क्या थे? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। अब ये वाले जो है ना ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑफिस में बैठ के एसी के माहौल के अंदर नहीं होने वाले। इसके लिए जान मारनी पड़ेगी, ठीक है। वो तो हम लोगों ने सेट कर दिया, दो जी ये हम लोगों ने करना है, सोच विचार कर ली, ठीक है ना। अब आएगा मेहनत वाला काम। तो ये जो मेहनत वाला काम होता है ना बच्चों, इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोगों ने स्ट्रेटजीज लड़ानी है अपने इस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्या क्या स्ट्रैटेजीज? सेल्स की स्ट्रैटेजीज होंगी, प्रोक्योरमेंट की स्ट्रैटेजीज होंगी, मुख्तलिफ तरह की स्ट्रैटेजीज होंगी। तो एक तो इसने फर्ज करो एग्जाम्पल लिखी हुई है, मैंने आपको कहा था कि शेयर प्राइस जो है इफेक्ट होती है आपके प्रॉफिट के साथ। तो प्रॉफिट का वो कहता है कि पहले तो हम अपने प्रॉफिट का टारगेट सेट करें। क्या प्रॉफिट का टारगेट उसने सेट किया? टू इंक्रीज द एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय 125% इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। कहता है कि यार हमने, इसका फॉर्मूला होता है पूरा शेयर प्राइस वगैरह का और अर्निंग पर शेयर का, इन सारी चीज़ों के फॉर्मूलाज होते हैं। हम उसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं, रिवर्स कैलकुलेट करते हैं और करके देखते हैं कि यार इसको डबल करने के लिए हमें कितना प्रॉफिट एटलीस्ट चाहिए। सेफ साइड पर रहने के लिए उससे थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। वो हम कहते हैं कि यार हम लोग ना कोशिश करें, देखो कई तरह की चीज़ें इफेक्ट करती हैं, तो सिर्फ प्रॉफिट डबल कर लेने से फ़ायदा नहीं हो जाएगा शेयर प्राइस के ऊपर, हमें डबल से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। हम रिवर्स कैलकुलेट करके उसका अंदाज़ा लगाते हैं। वो कहते हैं कि जी हम लोगों को कम अज़ कम अपना जो प्रॉफिट है ना, अगर हम आज के दिन 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 साल के बाद हम अगर 225 रुपये कमा रहे होंगे ना, तो तब फ़ायदा है, तब हमारी शेयर प्राइस के बढ़ने का चांस है। लिहाजा वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है। अब ये प्रॉफिट किस तरह से हम 225 रुपये कमाएंगे जब तक हम लोग इतनी सेल्स और इतनी कॉस्ट के ऊपर काबू ना कर लें, ठीक है। तो ये रिवर्स इंजीनियर हो रही है। तो इंट्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 3 न्यू प्रोडक्ट्स ईच ईयर। वो कहते हैं यार हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो कितने लोग खरीदेंगे। हम लोगों ने रेस्टोरेंट खरीदा, रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट के अंदर बच्चों हम लोगों ने सिर्फ मिल्क शेक्स बेचना शुरू किया। क्या किया? सिर्फ मिल्क शेक्स बेचना या जूस बेचना शुरू किया। रेस्टोरेंट खोला, बेहतरीन रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा उसका एनवायरनमेंट है, बड़ी अच्छी सीटिंग है, सारा कुछ है और किचन भी हमने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन हमारे पास कस्टमर भी अच्छे आते हैं। लेकिन एक कस्टमर कितना जूस पी सकता है? कितना जूस पी सकता है? वो आएगा एक दिन में यार, वो कितना, वो 2-3 ग्लास पी जाएगा, इससे ऊपर तो फिर वो कहेगा यार एटा ही मैंने जूस पीना है तो मैं घर के अंदर लगा लेता हूँ, घर में करना शुरू कर देता हूँ। तो वो नहीं, इससे ज़्यादा नहीं पिएगा। हाँ, अगर आप जूस के अलावा कोई चीज़ें रख लो, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराओ, जो उस तरह का कस्टमर जो जूस खरीदने आ रहा है वो उसको भी लेना प्रेफर करते हैं, उसके साथ कोई फ्राइज़ वगैरह रख लो, ठीक है, उसके साथ कोई खाने पीने की चीज़ें रख लो, तो फिर वो कहेगा कि हाँ यार मैं एक तरफ कोई चीज़ पी रहा हूँ तो साथ कुछ खा भी लूँ। अब आपकी सेल एकदम से बढ़ेगी उसकी वजह से। वो पहले ही आपके जूस के साथ जो है वो खुश है। वो कहता है कि यार इनका बड़ा आउट क्लास किस्म का मिल्क शेक होता है या जूस होता है, मैंने आके इधर से ख़रीदना है। तो अब वो कहता है कि मैं बजाय इधर से लेके फिर जाऊँ कहीं और ख़रीदने, तो चलो इनका ट्राई करके देख लेते हैं, कोई खाने पीने की भी चीज़, खाने की भी चीज़ इनकी ट्राई करके देख लेते हैं, सेल एकदम से बढ़ेगी। अब जुनैद जमशेद की हम एग्जांपल लेते हैं, जो जे डॉट शॉप पे कभी गए हो? इन लोगों ने कपड़े का काम शुरू किया था। जुनैद जमशेद जो है, जब इसने सिंगिंग वगैरह छोड़ी, दीनदार हो गया सा, इसने, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन बहरहाल इसने अल्लाह का नाम लेके कपड़े का काम शुरू किया। अब उनका काम सिर्फ कपड़े तक नहीं है,
जो लोग वहाँ पे कपड़ा खरीदने आते थे वो पहले ही उस ब्रांड से खुश थे। वो जुनैद जमशेद की वजह से आना शुरू हुए, बाद में उसके कपड़े की क्वालिटी की वजह से भी खुश हुए, ठीक है ना, डिज़ाइन की वजह से भी खुश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है यार, आना शुरू हो गए। लेकिन सिर्फ कपड़े तक अगर वो आते थे ना, अब वो सिर्फ लोग कपड़े तो नहीं पहनते कि खाली कपड़े पहने और चलो जी आगे ऑफिस नंगे पाँव, ऐसे नहीं। उन्होंने देखा कि यार ये जो लोग शलवार कमीज़ें आमतौर पे पहनते हैं ना, कई उनमें से टोपियाँ भी पहनते हैं। हाँ, टोपियाँ भी इंट्रोड्यूस करो। ये टोपियाँ जो कहीं और से जाके ख़रीदेंगे, हमारे से ख़रीद लें। ये अक्सर औकात परफ्यूम भी लगाते हैं, परफ्यूम्स भी इंट्रोड्यूस कराओ, पूरी उन्होंने रेंज इंट्रोड्यूस करा दी। यार इनको इससे ही मैचिंग किस्म की कोई खेड़ियाँ या जूते भी चाहिए होते हैं, जूते भी इंट्रोड्यूस कराओ। इनको जैकेट्स भी चाहिए होती हैं, वेस्ट कोट भी चाहिए, वो भी इंट्रोड्यूस करो। तो कहाँ सिर्फ शलवार कमीज से वो शुरू हुए थे, ठीक है, या कुर्ता शलवार से वो शुरू हुए थे, और करते करते उनके पास स्टाइलिंग की पूरी रेंज आ गई, इंक्लूडिंग परफ्यूम्स वगैरह, ठीक ना, इंक्लूडिंग वॉलेट शॉलेट्स और इस तरह की चीज़ें, सब कुछ आ गया उनके पास। तो उन्होंने प्रोडक्ट्स बढ़ाए, जिससे ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में रहते हुए सेल बढ़ गए। एक तरीका तो यह था कि कस्टमर बढ़ाओ, एक तरीका ये है, क्या एक तरीका है कि कस्टमर बढ़ाओ, एक तरीका ये है कि उसी कस्टमर की दूसरी ज़रूरियात को भी पूरा करो। दो तरीके हैं। गोरमे की बात करते हैं। गोरमे का नाम सुना है? हाँ, गोरमे का पता है क्या क्या कुछ है इस वक्त? गोरमे सिर्फ बेक्ड आइटम्स के ऊपर शुरू हुआ था, सिर्फ बेक्ड आइटम्स के ऊपर शुरू हुआ था। फिर गोरमे जो है डेयरी के अंदर आया, अपनी इनकी डेयरी बनी, दूध दही वगैरह चीज़ सारी इनकी अपनी बनी। जूसेस में आया, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आया, अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स। वाहिद चीज़ है, वाहिद ब्रांड है लाहौर के अंदर का जिसके सॉफ्ट ड्रिंक्स ने बड़ा टफ कंपटीशन दिया पेप्सी और इनको कोक वगैरह को। हत्ता कि हमारे घर के अंदर हम लोग अब लेते ही नहीं गए अक्सर, बाकी हम प्रोडक्ट्स इनके लें ना लें, आमतौर पे हम जलालसंस वगैरह या कहीं और से जाके प्रोडक्ट्स ड्रिंक्स इनके ले लेते हैं। इतने अच्छे ड्रिंक्स इनके बन गए। फिर ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, अभी तक तो खाने पीने की बातें हो रही हैं। गोरमे वालों ने बेक्ड आइटम्स बनाई, उसके बाद वो जो है ग्रोसरी में भी आ गए, ठीक है ना, मुख्तलिफ तरह की ग्रोसरी वाली आइटम, सिर्फ बेकरी नहीं, अब ग्रोसरी आइटम्स भी हैं बाकी की, ठीक है। आपने नमक चीनी शरबत शरबत इस तरह की चीज़ें भी लेंगे, सारा कुछ मिलेगा। फिर उन्होंने अपने डेयरी के आइटम शुरू की। फिर उन्होंने उसके अलावा क्या शुरू किया? फर्नीचर का काम शुरू कर दिया। किसका? हाँ, फर्नीचर का काम। फिर इन्होंने अपना न्यूज़ का नेटवर्क खोल लिया, मुख्तलिफ तरह के इनके प्रोडक्ट्स हमें डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिए ना, कि यार कस्टमर तो है, इसी कस्टमर ने सिर्फ ब्रेड थोड़ी खरीदनी है नाश्ते के लिए, इसको यार कोई दूध शूध भी चाहिए होता है, दूध का काम करो। कस्टमर उस इलाके में उन्होंने एक बेकरी खोली फैसल टाउन में, उस इलाके में एक लिमिटेड कस्टमर है। ये फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उस इलाके के अंदर 6-7 हज़ार कस्टमर है। अब वो 6-7 हज़ार कस्टमर ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कितना बढ़ जाएगा? उतना ही रहेगा, बस उनकी उम्रों में ही फ़र्क पड़ेगा। डबल ट्रिपल तो होने से रहे, ठीक है ना। 10 साल के अंदर घर पहले के ही वहाँ पे सारे के सारे बने हुए थे, ये नहीं कि वहाँ पे कोई और ज़्यादा नए घर बन जाएंगे, खाली प्लॉट ना होने के बराबर थे। तो उन्होंने कहा कि अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाओ। यही लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे आते हैं ब्रेड ख़रीदने के लिए, बाकर खानियाँ ख़रीदने के लिए, बंस ख़रीदने के लिए। इन्हीं को यहाँ पे दूसरी भी चीज़ें बेचो, अंडे भी बेचो, ब्रेड अपना चीज़ भी बेचो, बटर भी बेचो, दूध भी बेचो, घी भी बेचो, इनको यहीं पे बेचो, इनको कहीं और ना जाने दो। सैंडविचेस में और क्या लगाते हैं? केचप्स वगैरह लगाते हैं, वो भी इधर ही बेचो। मेहमान के सामने ये सिर्फ पैटीज वगैरह नहीं रखते, निम्को भी रखते हैं, वो भी इधर ही बेचो, ठीक है। उन्होंने यह कहा कि जो भी चीज़ें इनको एट अ टाइम चाहिए सारी इधर से जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि यार इन लोगों को कई दफ़ा गिफ्ट्स के लिए ख़ास तौर पे ज़रा ज़्यादा फैंसी वाले केक्स देने होते हैं। उन्होंने अपनी एक अलग लाइन खोल ली, बिल्कुल अलग लाइन खोल ली, ज़्यादा फैंसी केक्स वगैरह वाली। फिर उन्होंने कहा कि यार कुछ लोग जो हैं उनको हमारे प्रोडक्ट्स बड़े पसंद होते हैं खाने पीने के लिहाज से, उनको हमारे टेस्ट वगैरह पसंद, लेकिन उनको बैठ के खाने का ज़्यादा शौक है। उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, साथ गोरमे रेस्टोरेंट खोल लिया कि यार इधर ही बैठ जाए वो बंदा। ये ना हो कि खाना पीना उसको हमारा पसंद हो, लेकिन चूंकि बैठ के खाने की जगह नहीं है तो वो बेचारा जा रहा है, नहीं इधर ही आओ। तो उसी कस्टमर से इन्होंने अपनी सेल अच्छी भली बढ़ा ली। तो इन्होंने ये चीज़ बताई है कि एक तरफ इन्होंने प्रॉफिट बढ़ाने का टारगेट रख लिया, दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी सेल बढ़ानी है, लेकिन किस तरह से बढ़ानी है? मुख्तलिफ तरीके हैं। कस्टमर्स बढ़ाओ। कस्टमर्स बढ़ाने का क्या तरीका है? हम पैदा तो करने से रहे कस्टमर, ठीक है ना। एक तो अपनी मार्केट की रेंज जो है चेंज कर लो, सिर्फ लाहौर की बजाय और शहरों में भी खोल लो, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में खोल लो, एक तरीका ये है। लेकिन याद रखो इसमें भी ख़र्चा है, इसमें भी ख़र्चा है। हर जगह के ऊपर नई ब्रांच खोलना एक ख़र्चा है, वहाँ पे नए स्टाफ रखने पड़ते हैं, सारा कुछ।
प्रोडक्ट रेंज एक्सटेंड करना भी बहुत बड़ा खर्चा है, ये भी कोई छोटा खर्चा नहीं है। लेकिन आपने डिसाइड करना है कि किस तरह से मेरा कस्टमर जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स बढ़ाने से बढ़ सकता है, जगह बढ़ानी, या दोनों मुझे बढ़ानी है। अग्रेसिव अप्रोच लेके चलो। अगली चीज़ है बच्चों को कहता है टू बिकम अ मार्केट लीडर इन 4 मार्केट सेगमेंट्स विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये गोरमे वालों ने किया। उन्होंने कहा जी हम लोगों ने अपना एक टारगेट रखना है कि हम लोगों ने मुख्तलिफ मार्केट सेगमेंट्स के अंदर मार्केट लीडर बनना है। निशात वालों ने अपना टारगेट रखा, सिर्फ कपड़े की हद तक नहीं रहना। निशात ग्रुप ने कहा हमने सिर्फ कपड़े की हद तक नहीं रहना, हम लोगों ने सीमेंट के अंदर भी मार्केट लीडर बनना है। डीजी सीमेंट इनका है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने गाड़ियों के अंदर भी मार्केट लीडर बनना है, जो हुंडई है वो इनकी है। इन्होंने कहा हम लोगों ने होटलिंग के अंदर भी बनना है, निशात होटल और एम्पोरियम शोरियो इनके हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि इन्होंने अपने सामने एक विजन रखा। इन्होंने कहा कि यार सिर्फ कपड़े की हद तक ना रहो, कपड़ा ठीक है बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, लेकिन हम इनके मुताबिक कि इनकी जितनी कोई ग्रोथ हो सकती थी पाकिस्तान में, वो इन्होंने काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट कर ली हुई थी। इन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा मज़ीद नज़र नहीं आ रहा क्योंकि खातिर ख्वाह डिफरेंस आएगा, लिहाजा मुख्तलिफ जगह एक्सप्लोर करो, अपने जो सेगमेंट्स हैं मार्केट सेगमेंट्स हैं वो बढ़ाओ और उसके अंदर अपने आप को लेके चलो। ठीक है जी, चलें। तो बच्चों इस तरह से ये एट द एंड जाकर अगले 10 सालों में अपना जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इन लोगों ने सेट किया था ना शेयर प्राइस का, उसको अचीव करने के काबिल होंगे। तो ये इतनी छोटी कहानी नहीं होती। हमने करना है जी, किस तरह करना है ये देखो, किस तरह से करना है, डिटेल्ड ओरिएंटेड। हमारी पढ़ाई याद रखना डिटेल्ड ओरिएंटेड। हम एक एक चीज़ को देखते हैं, एक एक डिटेल को देखते हैं। कोई चीज़ मिस आउट अगर हो गई, हमारी चेन जहाँ पे टूटेगी वहाँ पे हमारा एम जो है वो साइड पे हो जाएगा। चेन टूटने की देर है, साइकिल नहीं चलना, समझ रहे। हमारी जो चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के नीचे पे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, स्ट्रेटेजिक के प्रॉफिट वाले, सेल्स के, प्रोडक्ट्स के, ठीक है ना, मार्केट सेगमेंट्स के, ये सारे आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जब आप ये तय कर लोगे ना, ये तय कर लोगे, इससे आगे मजीद टेक्टिकल वाले ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। उन टेक्टिकल के बाद ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ये आपने तय कर लिया, आपने कहा जी हम लोग 3 प्रोडक्ट नए लॉन्च करेंगे। और यार 3 प्रोडक्ट लॉन्च करना कोई आसान काम है? प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको बड़ी मेहनत चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको उस तरह के लोग चाहिए जो उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उसकी मशीनें चाहिए, उसकी साइट चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च चाहिए। ठीक है, ये सारा 3 प्रोडक्ट आपने कहा कौन से भाई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, मार्केट की रिसर्च करो। इस वक्त मार्केट के अंदर किस वाले प्रोडक्ट का पोटेंशियल ज़्यादा है, उसको बनाने वाले लोग मौजूद हैं कि नहीं है, कि कहीं से लेके आने पड़ेंगे। ठीक, उसकी मशीनरी अवेलेबल है कि नहीं है, हमारी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो चीज़ें बन जाएंगी। हमारी बेकरी है, अगर बेकरी ही के आइटम्स हम लोगों ने बढ़ाने हैं तो फिर तो बड़ा आसान काम है, फिर तो आसान काम है। गोरमे वाले कहते हैं कि यार हम लोग पैटीज बनाते हैं, हम लोगों ने केक्स भी बनाने हैं, आसान काम है। उनकी पहली बेकरी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोगों ने डेयरी आइटम्स बनानी है तो भाई पूरा फार्म लेना पड़ेगा, फार्म बनाना पड़ेगा। उसका एक अलग डेयरी के प्रोसेसिंग बिल्कुल फ़र्क चीज़ है फ्रॉम अ बेकरी। ठीक है, तो उसका पूरा एक फैसला चलता है। उसके लिए आपको टेक्निकल और ऑपरेशनल जो है प्लान्स बनाने पड़ते हैं। ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं वो फ़र्क होते हैं, वो सेम वाले नहीं चल पाते। ठीक है, एक डेयरी चलाने के लिए रोज़ाना के अलग तरह के टारगेट्स होते हैं कि हमने रोज़ाना के एतबार से जो है ये काम करने हैं। ऑपरेशनल टारगेट्स रोज़ाना के टारगेट्स होते हैं, रोज़ाना के टास्क्स होते हैं। गाय भैंसों को खाना डालना है, ठीक है ना, उनकी मिल्किंग का प्रोसेस है, उनकी वैक्सीनेशंस का प्रोसेस है, ठीक है, उनकी सफाई सुथराई का प्रोसेस है, उनकी सिक्योरिटी का प्रोसेस है। ये सारा कुछ उनके रोज़ाना के काम है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने रोज़ाना के काम करते करते हुए हर साल अचीव करनी है। सीधे 10वें साल नहीं पहुंच जाना हम लोगों ने। ब्रेक्स में जब आप करते हो ना अचीव, इनको हम कहते हैं टेक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ये टेक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, फिर जाके हम अपनी स्ट्रेटेजिक टारगेट पूरा कर पाते हैं। 3 प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए आपको हर महीने या हर साल में कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा, फिर जाके 10वें साल आप इस काबिल होगे। ठीक है, या दूसरे तीसरे साल इस काबिल होगे और 10वें साल जाके आपका वो जो टारगेट था कॉर्पोरेट वाला वो अचीव हो पाएगा। तो इसको आपने ब्रेक डाउन करना है, सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होंगी। आप देखोगे आपको लाइफ में जो भी टारगेट मिलेगा आप उसको कुछ ना कुछ हद तक ब्रेक डाउन कर सकते हो। कतरा कतरा होके ही रहेगा वो, एक ही दफा में एक ग्लास नहीं बनेगा। समंदर और दरिया बड़ी दूर की बातें हैं, ग्लास भी एक वक्त में नहीं बनेगा, वो कतरा कतरा होके ही बनेगा। ठीक है जी, लिहाजा आप इसको जितना ब्रेक डाउन करोगे उतना आपके सामने पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी
आपको फिर अपनी एक एक हरकत, एक एक गलती जो है ना नज़र आना शुरू हो जाएगी कि ये इतनी सी भी गलती जो है ना ये क्यों हो रही है, हम लोग इतना सा भी फ्री टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं, हम इतनी सी भी जो है ये चीज़ गलत क्यों कर रहे हैं। कोई सवाल था? हाँ बेटे। सर अभी हमने कल परसों पढ़ा कि वे, जब हम स्ट्रेटजी वो होता है वे टुवर्ड्स द गोल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने टैक्टिकल्स पढ़ा कि वे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। नहीं 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 सर गूगल भी यही बता रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात उसकी सही है कुछ हद तक, मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। गोल की तरफ पहुंचने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी पूरी करने के लिए आपको टैक्टिक्स अपनाने पड़ते हैं। सेम चीज, समझ रहे हो? सेम बात है। उसका वो सब है। हाँ जी एग्जैक्टली। आपको अपना ऑब्जेक्टिव, आपको अपना गोल पूरा करना ना, गोल पूरा करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे, कॉर्पोरेट भी स्ट्रेटेजिक भी ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। लेकिन कॉर्पोरेट और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जिस वक्त सेट होते हैं, कॉर्पोरेट बहुत ही हाई लेवल का होता है, सीईओ और डायरेक्टर्स तय करते हैं, स्ट्रैटेजीज भी जो है ना वही लोग तय करते हैं आमतौर पे, या बहुत सीनियर मैनेजमेंट तय करती है, अगले 5-6 सालों को देखते हुए तय करती है, लॉन्ग टर्म। लेकिन इसको अचीव, ये ऑब्जेक्टिव्स है ना, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों हैं, लेकिन ये जरा हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको टैक्टिक्स अपनाने पड़ते हैं, समझ रहे? टैक्टिक्स का मतलब ये होता है, क्या टैक्टिक्स आपने अपनाने हैं। आप कहते हो जी कि ये कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव था मेरा कि इतना हम लोगों ने शेयर प्राइस को डबल करना है, स्ट्रैटेजी ये थी कि उसके लिए मुझे प्रॉफिट इतने से बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मुझे क्या टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे, कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस करना है, कॉस्ट को रिड्यूस कर, हम कह तो देते हैं जी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कैसे करना है रिड्यूस, कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है, कोई मुझे अंदाजा दे सकता है? देखते हैं जरा भी बिजनेस की मेंटेलिटी कितनी अच्छी है। मैं कहता हूं कि यार आप लोगों का एक बिजनेस है, आपने अब्बाई बिजनेस अपना इनहेरिट किया अपने अब्बा जान से, ठीक है? अब आप कहते हो मैंने इस बिजनेस को बेहतर बनाना है, मैंने पढ़ाई की हुई है, मैंने सीए पढ़ा हुआ है, एसीसीए पढ़ा हुआ है, एमबीए किया हुआ है, मैंने अपना बिजनेस बेहतर बनाना है। उसमें आपके सामने आता है, आपको क्लास याद आती है कि सर ने कहा था कि यार एकदम से नहीं होता, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये कि प्रॉफिट मैंने अपना बेहतर बढ़ाना है, प्रॉफिट करने के लिए मुझे कॉस्ट और सेल्स के ऊपर, कॉस्ट में किस तरह से बेहतर बनाऊं, कॉस्ट करनी है हमने बेहतर, कैसे बेहतर होगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ा दें। क्या बनाते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। है मेरी जान, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो बढ़ती ही तब है जिस वक्त कॉस्ट जो है कम होती है और सेल जो है ज़्यादा होती है। कॉस्ट कैसे कम होगी मुझे ये बताओ। सर अगर हम यूनिट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे तो अक्सर अक्सर उसकी कॉस्ट कम होती रहेगी। आपकी कुछ हद तक बात बड़ी ठीक है, लेकिन मुझे इस वक्त प्योरली कॉस्ट चाहिए। यूनिट अगर हम बढ़ा देंगे ना प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या कहते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये एक अलग कहानी है, ये हम पढ़ेंगे। मुझे इस वक्त ये बताओ, मुझे कॉस्ट कम करनी है। कॉस्ट कम करने का मतलब ये, मैं आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझाता हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पता है क्या मतलब है? मैं इस बिल्डिंग का 20 लाख रुपए किराया दे रहा हूं, ये मेरा किराया फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड किराया है। चाहे इधर एक बच्चा है, ये देखो ये अभी क्लास बड़ी है, बच्चे कम बैठे हुए हैं, जगह जाया हो रही है, किराया जा रहा है, इधर का किराया जा रहा है। मुझे हर बच्चे के ऊपर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हर बच्चे के बैठने के ऊपर मुझे महीने का 15,000 रुपए किराया पड़ रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। इसको कम करने के लिए जो इन भाई ने मुझे एग्जाम्पल दी ना कि बच्चे बढ़ाओ, ये कॉस्ट कम करने की एग्जाम्पल नहीं है, ये यूनिट्स बढ़ाने की एग्जाम्पल है, प्रोडक्शन बढ़ाने की एग्जाम्पल है। क्या है? प्रोडक्शन बढ़ा दो। फैक्ट्री आपकी एक वक्त के अंदर 1 लाख यूनिट बना सकती थी, आपने फैक्ट्री लगाई 1 अरब रुपए की, 1 अरब रुपए की फैक्ट्री लगाई, वो एक वक्त में, एक महीने में 1 लाख यूनिट बना सकती थी, और हम बनाते हैं सिर्फ 10,000 यूनिट, सिर्फ 10,000 यूनिट, ठीक है ना? उस फैक्ट्री का मैं आपको अभी, वो भी छोड़ो, 1 अरब की फैक्ट्री लगाई, छोड़ो इस चीज को, हम उसका किराया देते हैं 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए किराया देते हैं। कितना होता है करोड़ में? 0, 100, 100,000, ये 1 करोड़ रुपए है। देखते रहो जरा गौर से। हम बना रहे हैं कितने यूनिट? सिर्फ 10,000 पर यूनिट। कितना किराया पड़ रहा है? 1,000 पर यूनिट। कितना किराया पड़ रहा है? 1,000। अगर मैं यही यूनिट्स, मुझे पता है कि मेरी फैक्ट्री 1 लाख यूनिट बना सकती है, 1 लाख यूनिट बना सकती है। ये मैंने कितना लिखा हुआ है? करोड़ लिखा हुआ है, 100,000। हाँ, ये करोड़ लिखा हुआ, ठीक है। मैं कहता हूं जी कि मैं 1 लाख यूनिट बनाना शुरू कर देता हूं। अब मुझे पर यूनिट कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 100 कॉस्ट पड़ेगी। किराया मेरा फैक्ट्री का उतना ही है। मैं एक और मशीन लगा देता हूं, मैं कहता हूं मैं 2 लाख यूनिट बनाया करूंगा, 50 पड़ जाएगी अब मुझे प्राइस।
ये उनकी बात ठीक है, लेकिन यूनिट्स को बना के मैंने क्या करना है जब तक बिक ही नहीं रहे? बना तो लिया भाई मैंने। इकोनॉमी, इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितने बड़े स्केल पे चीजें बन रही होती हैं उनकी आमतौर पे कॉस्ट कम पड़ती है, लेकिन क्या कि आगे बिके तो सही, डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड ही नहीं है तो फिर इसके अंदर सेल्स पे फोकस करने की बजाय कॉस्ट पे फोकस करने की जरूरत है। मुझे एक फर्नीचर की मैं आइटम देता हूं, फर्नीचर, एक कुर्सी बनानी है मैंने। कुर्सी बनाने में मुझे लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ग्लू का इस्तेमाल करना पड़ता है, कीलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लकड़ी मुझे पड़ती है जनाब 100 रुपए की, ग्लू मुझे पड़ती है 20 रुपए की, कील मुझे पड़ते हैं 10 रुपए के। कितने की बनती है? 130 रुपए की। मैं बेचता हूं वो 150 रुपए की। कितना प्रॉफिट मिलता है मुझे? 20 रुपए। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये कम करना है, किस तरह करूंगा मुझे बताओ। हाँ जी। ओए बच्चे, सप्लाई और डिमांड क्या चीज होती है? सप्लाई और डिमांड किस चीज की सप्लाई और डिमांड पे फोकस करेंगे? मुझे कॉस्ट कम करनी है, मुझे कोई तरीका बताओ सादा लफ्जों के अंदर। किसी भी बाहर जाके दुकानदार से पूछो, यार मुझे अपनी चीज की कीमत कम करनी है, किस तरह से कर? किससे खरीदते हो आप ये चीजें? मुख्तलिफ लोगों से, ठीक है ना। पहला काम क्या होगा? आप निगोशिएट करके देखोगे। आप जिस बंदे से लकड़ी खरीदते हो, ये भाई सीधा तरीका है, बिजनेस सीखो। हम बिजनेस सीखने के लिए आए हैं। पहले बंदे को हम लोग जिससे लकड़ी खरीदते हैं, हम कहते हैं कि यार मुझे कम करके दो, और कहता है भाई खरीदनी है खरीद, नहीं खरीदनी ना सही। अब आएगा सप्लाई एंड डिमांड का मसला जो इन्होंने बोला है। कहता है भाई मैंने खरीदनी है, तू अकेला बंदा नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है ना, आई विल गो समवेयर एल्स। आप उसके पक्के टक्के अगर कस्टमर और वो आपकी कदर करता है, वो कम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये ग्रंट वर्क, इसको हम कहते हैं ग्रंट वर्क। ये टैक्टिक होता है, ये टैक्टिक्स हैं। अब हम टैक्टिक्स क्या बनाते हैं? ये टैक्टिकल गोल है। हम कहते हैं कि भाई हम लोगों ने अपने सप्लायर्स बढ़ाने हैं, इस महीने के अंदर अंदर मुझे 3 नए सप्लायर चाहिए। ये टैक्टिकल चीज है जो आपकी स्ट्रेटजी को पूरा करेगी, प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी को पूरा करेगी। ये टैक्टिक 3 अगर आप अपने सप्लायर और ले आओगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन पे आ जाएंगे। हर कोई चाहेगा कि वो आपको लकड़ी बेचे। उनको पता है कि यार आप काफ़ी ज़्यादा लकड़ी खरीदते हो, ठीक है। हर कोई चाहेगा कि वो आपको लकड़ी बेचे। अब आप उसको कहोगे देखो यार वो अगला बंदा, वो देखो जिस बंदे से आपने पहले नहीं ली थी, आप उससे पूछने जाओगे, आप उसको कहते हो कि यार मुझे 100 रुपये की मिलती है, आप कितने की दोगे? कहते हैं यार मैं आपको 95 की दे दूंगा। हाँ ठीक है। अब आप अगले बंदे के आपको यार मुझे 95 की मिल रही है, आप कितने की दोगे? यार मैं आपको ज़्यादा कम तो नहीं कर सकता, 94 की दे दूंगा। फिर आप वापस जाओगे अपने 100 वाले के पास। देखो जो आपने उससे अपना ताल्लुक ख़राब नहीं करना, वो आपका पुराना सप्लायर है। अगर देख यार मुझे उधर से 94 की मिल रही है, यार आपने मेरे साथ ज़्यादा, आप मेरे पुराने बंदे में आपको 90 की दे दूंगा। ये टैक्टिक्स हैं, हरबे हैं। क्या हैं? ये सीखने पड़ते हैं मेरी जान। इनके बगैर आपकी स्ट्रैटेजी पूरी नहीं हो सकती, इट्स इम्पॉसिबल। ये एक टैक्टिक है कि आपने अपने सप्लायर्स बढ़ाने हैं। एक टैक्टिक है कि आपने एक कस्टमर के ऊपर नहीं रहना। केएनएन जिस वक्त खुला, केएनएन जो है, केएनएन का नाम सुना है कभी? केएनएन ये चिकन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। केएनएन जिस वक्त खुला ना, उस वक्त वैल्यू चिकन। और इसके खुलने से पहले पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मशहूर एक और चेन चल रही थी जो कि छोटी थी, लेकिन यह है कि बहरहाल वो चल चुके थे और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में ये फ्रोजन प्रोडक्ट। वो उनका नाम था बीबी जान चिकन, ठीक है। मैं खुद जानता हूँ कि उनका थे प्रोडक्ट्स वगैरह, फ्रोजन चिकन वो देते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का देते हैं। लेकिन इनकी किस्मत जाग गई। इनको आते ही जैसे ये लोग आए वैल्यू चिकन वाले पाकिस्तान में, लोगों ने इनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई शुरू के अंदर। मैं इनकी हिस्ट्री क्यों जानता हूँ? इनके जो रीजनल सेल्स डायरेक्टर, रीजनली इनके जो ग्लोबल सेल्स डायरेक्टर हैं वो मेरे अपने मामू हैं, तो इनके अंदर की कहानियाँ वगैरह मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। इनको किसी ने घास नहीं डाली। अल्लाह ने इनकी किस्मत जगानी थी। KFC और मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के अंदर आ गए। KFC वालों को चिकन की बेतहाशा सप्लाई चाहिए थी और वो भी हलाल चिकन की। उनको पाकिस्तान में काम करने के लिए आए थे, ठीक है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में वो काम करने के लिए आए थे और हलाल चिकन उनको उनके स्टैंडर्ड का, साफ सुथरा, प्री कट, प्री पैक्ड कोई भी यहाँ पे सप्लाई कर नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी दुकानों पे चिकन बिकता था पाकिस्तान में। तब ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, पहले के प्री पैक्ड चिकन का था ही नहीं पाकिस्तान में। सिर्फ ये और बीबी जान चिकन बहुत छोटी कंपनी थी। ये लोग फौरन भागे दौड़े KFC के पास पहुंचे। KFC को इन्होंने हड़प किया। KFC ने कहा कि यार तुम लोग कर लोगे? कहते जी हम लोग कर लेंगे, हम सारा कुछ भूल के तुम लोगों पे फोकस करेंगे। इन्होंने KFC के ऊपर फोकस किया। KFC इनका सबसे बड़ा कस्टमर बन गया।
लेकिन फिर इन्होंने कहा कि यार हम लोग अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। इवन दो KFC बहुत बड़ा कस्टमर है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अगर कल को कोई और कंपनी आ गई और उन्होंने KFC हमारे से छीन लिया, हम लोग तो रह जाएंगे, हम तो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने अपने स्ट्रेटेजी बनानी थी, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बनाना था अपना, इन्होंने प्रॉफिट बढ़ाना था। उसके लिए इन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए हम लोगों ने अपने प्रॉफिट बढ़ाना है, हम लोगों ने अपनी लोकल रीच बढ़ानी है, कस्टमर बेस बढ़ानी है। क्या बढ़ाना है? कस्टमर बेस बढ़ानी है। कस्टमर बेस हम किस तरह से बढ़ाएं? कहते हैं यार हमारे से तो सिर्फ KFC खरीदता है, बाकी तो जो लोग हैं वो तो खरीदते ही जाके छोटी छोटी दुकानों से हैं चिकन। तो मैंने कहा कि यार इसका तरीका ये है कि लोग बेचारे पाकिस्तान के अंदर नगेट्स, ठीक है ना, पहले से ब्रेडेड विंग्स, इस तरह की चीज़ें, वो प्री पैक्ड वाले जो रेडी टू कुक आइटम्स, ये नहीं मिलते होते थे पाकिस्तान के अंदर। मैंने कहा इस तरह की आइटम्स इंट्रोड्यूस कराओ, जिसके लिए लोगों को मजबूरन रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ता है। इस तरह की आइटम्स इंट्रोड्यूस कराओ कि घर में बैठे वो बना सकें उसको। ये पहले लोग थे जिन्होंने किया। तो जहां पे इनके पास सिर्फ एक बड़ा कस्टमर था, पूरे पाकिस्तान के जो मिडिल क्लास लोग थे और हायर अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास लोग थे, उन लोगों ने KNN's की चीज़ें खरीदना शुरू कर दी। एकदम से इनकी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, टैक्टिक चेंज किया इन लोगों ने, जिसकी इनका स्ट्रेटेजिक गोल जो है वो अचीव हो गया और इनका जो कॉर्पोरेट वाला टारगेट था वो भी अचीव हो गया। ठीक है, तो ये कहानी है जो सिर्फ आपके सीखने के लिए है। अब आप टैक्टिक को समझिए, इन्होंने एक हरबा इस्तेमाल किया अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए। भाई कस्टमर बेस बढ़ानी है, किस तरह से बढ़ानी है? ये वाले प्रोडक्ट पे फोकस करो जो किसी और के पास नहीं है। समझ गए? तो ये बच्चों टैक्टिक होता है आपका। बहरहाल ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड। इसके अंदर कई दफ़ा बड़े लेवल के भी लोग जो है इसको मिक्सअप कर देते हैं। राइट नाउ आपके लिए समझना जरूरी है कि कॉर्पोरेट और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या फ़र्क है। वो आप लोगों को समझ आ गया? हाँ, आगे चलिए। वो कहते हैं जी कि ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये तय कौन करता है? कौन बताएगा? अभी हम लोगों ने ओनर्स की बात नहीं करनी, इसको हायर मैनेजमेंट तय करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं। कौन तय करते हैं? अब आप लोगों ने ना ओनर्स की बात नहीं किया करनी, ओनर्स की बात नहीं किया करनी। ओनर्स आर अ डिफरेंट थिंग। अभी हम लोग स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये ओनर्स में और डायरेक्टर्स में क्या फर्क होता है। आप लोगों को उससे आइडिया हो जाएगा। डायरेक्टर्स ओनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टर्स ओनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन सारे ओनर्स डायरेक्टर्स नहीं होते। और इसी तरह सारे डायरेक्टर्स भी कई दफ़ा ओनर्स नहीं होते, लेकिन अक्सर डायरेक्टर्स ओनर्स होते हैं। ठीक है जी। ये कल तक सही थे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव, आज नहीं, टेंशन नहीं लो, गौर से रिपीट करते हैं हम लोग सारा, गौर से। विजन क्या होता है? आपका फ्यूचर आउटलुक होता है। क्या होता है? हम अपने आप को आज से 10-20 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। मिशन होता है हमारा, एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है। गोल्स होते हैं कि हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हमारे टारगेट क्या है। क्या है टारगेट? क्या है, लेकिन जनरल अल्फाज में। फिर से रिपीट करो, गोल क्या होता है? हमारा टारगेट क्या है, लेकिन जनरल अल्फाज में, नैरेटिव अल्फाज में। नैरेटिव किसको कहते हैं बच्चों? वर्ड्स के अंदर, नंबर्स में और फिगर्स में नहीं, वर्ड्स में हम बताते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? गोल्स ही होते हैं, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अग्रीड अपॉन, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स में हमने दो किस्में पढ़ी हैं, एक कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा बड़े लेवल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो बेसिकली हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये समझ लो, ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फाइनल एकदम से तो नहीं आता। ठीक है, फाइनल से पहले आपको सेमीफाइनल, उससे पहले क्वार्टर फाइनल खेलना पड़ा, उससे पहले राउंड मैचेस खेलने पड़ते हैं। तो ये जो हमें पहले वाले मैचेस खेलने पड़ते हैं बच्चों, ये स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल की चीजें होती हैं। क्लियर हुआ कुछ मामला? अल्लाह करे ऑनलाइन वालों को भी क्लियर हो गया। चलो जी आगे चलें। अब बच्चों याद रखो कि आपके ओहो हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, ये करते हैं सारे के सारे आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली तय। हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स, वो कहता है जी इफेक्टिव गोल्स हम लोग किस तरह से सेट करें।
गोल्स तो हर कोई सेट कर सकता है, लेकिन इफेक्टिव गोल्स किस तरह सेट करना, जरा ये करके फिर आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। इफेक्टिव गोल्स बच्चों सेट होते हैं, सबसे पहले तो बड़ी सीधी सी चीज़ है कि अगर आप गोल क्रिएटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो फायदा ही कोई नहीं। तो जो गोल क्रिएटिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ ये कि इंश्योर दैट गोल्स इंक्लूड इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क, काम इस तरह का हो उसके अंदर, गोल्स के अंदर, जो लोगों को अंदर से खुश करे। याद रखो, अगर गोल इस तरह के हुए ना कि जो मैंने आपको कहा था ना, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, अग्रीड अपॉन होने चाहिए। ये अग्रीड अपॉन होने के अंदर एक चीज़ ये भी है कि इंट्रिंसिक हैप्पीनेस को सामने रखा जाए। हर कोई उस पर खुश है कि नहीं है, दिल से खुश है कि नहीं है, आज बैठे, दिल से खुश है कि नहीं है। दिल से खुश होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको अंदर से खुशी नहीं ना मिल रही तो जितना मर्जी आपको पैसा मिल रहा हो, इंसान एक टाइम आएगा उससे थक जाएगा। जैसे ही पैसा उसके पास आएगा वो उस काम को छोड़ने की करेगा। और याद रखो, एम्प्लॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लिहाजा कोशिश ये करो कि आपके एम्प्लॉयज़ भी आपके साथ हों इस गोल के अंदर। अगर वो दिल से साथ नहीं है तो काम तो उन्होंने करना है, असल वो आपका साथ छोड़ गए तो बस फिर काम नहीं हो सकता, ठीक है। लिहाजा इंट्रिंसिक हैप्पीनेस की तरफ फोकस करो, इंट्रिंसिक हैप्पीनेस। तीसरी चीज वो कहते हैं इंश्योर देयर इज अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन, फीडबैक का सिस्टम हो। फीडबैक के सिस्टम का क्या मतलब होता है? गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ ये देखना जरूरी है। गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई कंट्रोल चेक वगैरह का सिस्टम मौजूद हो। रोजाना के एतबार से, हर हफ्ते के एतबार से, महीने के एतबार से एक रिपोर्टिंग का सिस्टम हो, फीडबैक का सिस्टम हो। गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है तो कौन सी वजूहात बन रही है जिसकी वजह से हमें मदद मिल रही है, हम उस काम को जारी रखें, मजीद बढ़ाएं, ठीक है। नहीं हो रहा तो कौन सी वजूहात बन रही हैं, उनको हम लोग एलिमिनेट करें। तो ये बहुत ज़रूरी सिस्टम है और इसको जितना अर्ली ऑन हम लोग लगा लें उतना हमारे पास टाइमली उस टारगेट को अचीव करना आसान हो जाता है। अगली चीज़ वो कहते हैं कि गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। वो जो हम लोगों ने 4-5 चीज़ें पढ़ी हैं ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अग्रीड अपॉन, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ये वो होने चाहिए, यानी कि स्मार्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव है। उससे अगली चीज़ वो कहते हैं जी गोल्स, सॉरी, अलाइन पर्सनल एंड कमर्शियल गोल्स। पर्सनल एंड कमर्शियल गोल्स का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। शायद मैंने आप लोगों को किस्सा बताया था जहाँ पे मेरे एक बॉस ने मुझे ओवर टाइम करने के लिए कहा और उसने मुझे क्या इंसेंटिव दिया उसका कि यार इफ़ यू वर्क फॉर अ कपल ऑफ मोर आवर्स आई टेक यू आउट फॉर ड्रिंक्स। मैं यार तुझे पीले पिलाने के लिए लेके जाऊँगा। मैं भाई मैं पीता पिलाता नहीं हूँ, मेरा पर्सनल ये गोल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग फॉर मी। मेरा पर्सनल एम ये नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको दी एक छोटी एग्जाम्पल। पर्सनल एम ज़रा ज़्यादा बड़े होते हैं। एक बंदे का पर्सनल एम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फाइनेंशियल हालात ऐसे हो जाएं कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूँ। क्या कर सकूँ? अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूँ। और मैंने इस तरह का गोल सेट किया है कि जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ रातें भी यहाँ पे गुजारें। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरा पर्सनल एम नहीं है। चलो मैं चाहता हूं कि हम लोग एक ख़ास फील्ड के अंदर जो है ना ज़्यादा मेहनत करें। मैं एक इस तरह के बंदे को जिसका शौक दिल से ये है कि वो मार्केटिंग में काम करे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और मैंने उसको लगा दिया है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। बिल्कुल दो फ़र्क चीज़ें, बिल्कुल दो फ़र्क चीज़ें। वो मार्केटिंग सेल्स में काम करना चाहता है, मैंने उसको उठा के लगा दिया है फाइनेंस का। मैं कहता यार मैं तुझे तनख्वाह भी ज़्यादा दे दूंगा। यार ठीक है, कमर्शियल टारगेट हम लोगों ने उसको दिया है, कमर्शियल एक, लेकिन उसका जो पर्सनल एक चीज़ है ना वो नहीं उसको मीट कर दी। उसके अंदर स्किल्स हैं, वो फाइनेंस का काम कर सकता है, लेकिन उसके जो पर्सनल गोल्स हैं ना वो उसके साथ मैच नहीं करते। यहाँ पे डिस्पैरिटी आएगी आपस के अंदर। अगली चीज़, हाँ, वाइल रिकॉर्डिंग गोल्स स्टेट देम इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। गोल्स को आपने पॉजिटिवली स्टेट करना है, पॉजिटिवली स्टेट गोल्स। इसका क्या मतलब है? ये BWCS के अंदर भी मैं कहता होता हूं कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हम लोगों ने अपनी बातें करनी है पॉजिटिवली। क्या करनी है? पॉजिटिवली बातें करनी है। आप गोल ये कहते हो कि हम लोगों ने अपना प्रॉफिट 200% से बढ़ाना है। क्या करना है? 200% से बढ़ाना है, यानी कि 3 टाइम्स कर लेना अपना प्रॉफिट। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है? एक मैं ये कहता हूं स्टेटमेंट के कतई तौर पे हमारा प्रॉफिट 300% से कम नहीं होना चाहिए। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये
सुनते ही लगता है कि जिस तरह कोई वार्निंग दे रहा हूं मैं किसी को। इस तरह नहीं करना। टारगेट्स जिस वक्त आप लिख के अपनी पूरी टीम को दो तो पॉजिटिवली लिखे हुए हो, अचीव करने की बात हो रही हो, ये बात ना हो रही हो कि ऐसा ना हो ऐसा ना हो, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव चीज़ है, उसके अंदर ना इंसान के अंदर एक फीलिंग आती है इंट्रिंसिकली कि शायद ये कोई वार्निंग है और अगर ना हुआ तो इसके ऊपर मेरे ऊपर जो है ना एक्शन लिया जाएगा, तो पहले ही बेचारा स्ट्रेस में आ जाता है। और फिर उसके बाद बच्चों सेट करो प्रायोरिटीज़। क्या सेट करो? प्रायोरिटी सेट करो। देखो मैंने आपको पहले कहा था कि जिस वक्त आप ब्रेक डाउन करना शुरू करते हो ना टारगेट्स को, तो बड़ी सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होती हुई आती हैं। क्या क्या चीज़ें थी? विजन था, मिशन था, फिर गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके बाद फिर 3 तरह की और चीज़ें आ रही थी। कहा था फाइनल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है आपका, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को फाइनल को अचीव करने के लिए आपको पहले सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेलना पड़ेगा। लेकिन इसमें इतने सारे काम आएंगे कि कई दफ़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। और अगर कहीं कोई इस तरह का मौका आ गया कि हमें 1-2 चीज़ों में से कोई एक चुननी पड़ रही है, तो फिर हमें किस चीज़ को चुनना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास 2 कस्टमर आ गए। हमारे पास एक टारगेट था कि हम लोगों ने अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं। अपने कस्टमर्स क्या करने हैं? बढ़ाने हैं। हमारे पास 2 तरह के कस्टमर्स आ गए, पेप्सी आ गया और कोका कोला आ गया। और कोका कोला ने ये शर्त रख दी या पेप्सी ने ये शर्त, या दोनों ने ये शर्त रख दी कि भाई हमें से तुम सिर्फ एक को बेच सकते हो चीज़ें। अगर दूसरे को बेची तो फिर हमें अल्लाह हाफिज़ समझो। हमें क्या समझो? अल्लाह हाफिज़ समझो। तो अब हमारे पास अगर प्रायोरिटीज़ की लिस्ट नहीं ना मौजूद होगी कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि यार मैंने इनमें से किसको चुनना है। चलो तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास ये भी आ जाती है, गोरमे भी आ जाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गोरमे का मुकाबला नहीं है सेल्स वाइज इन दोनों के साथ, करीब करीब का भी मुकाबला नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं विच इज सिमिलर टू दिस। वो भी ये वाले ड्रिंक्स बनाते हैं। हमारी प्रायोरिटीज में ये लिखा हुआ था, हमने हर हाल के अंदर, हर हाल में हमने अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं ना पाकिस्तान के, हमने उनको सपोर्ट करना। हर हाल में हम लोग कहते हैं कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है कि हमने अपने लोकल बिजनेसेस जो है ना इनको सपोर्ट करना है। अब आपके पास प्रायोरिटी क्लियर थी, आप कहते हो कि यार हमारे पास प्रायोरिटी क्लियर है, ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी उन्होंने लिखी हुई है कि अगर हमें सेल थोड़ी कम भी पड़ गई तो खैर है, हम लोगों ने पहले अपने लोकल जो है ना कस्टमर बेस इसको पूरा करना है। लिहाजा कोका कोला, पेप्सी, अल्लाह हाफिज़। सर अगर वैसे देखें तो कस्टमर तो कोका कोला से बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हैं, गोरमे से भी बढ़ सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको यही भी एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड अब एग्जाम्पल ये है कि आप कहते हो कि नहीं हम लोगों ने नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी ये है, हमने हर हालत के अंदर जो है ना अपने इस वाले टारगेट को अचीव करना है, प्रॉफिट वाले को। तो अब आप प्रायोरिटी देखते हो कि नहीं, प्रायोरिटी मेरा क्या है कि मैंने हर हालत में इस प्रॉफिट को अचीव करना है। आप तीनों से पूछते हो, पेप्सी से भी पूछते हो, कोक से भी पूछते हो, गोरमे से भी पूछते हो कि यार आप हमारे से कितने यूनिट ले सकते हो मिनिमम हर महीने। अब कहने को इनमें कोका कोला सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन उनके पास पहले से बहुत सारे वो मौजूद हैं, सप्लायर्स मौजूद हैं, पहले से कई तरह के चीनी के सप्लायर्स मौजूद हैं उनके पास, प्योरीफाइड वाटर के हैं, ठीक है ना, फ्यूल के हैं, स्टेशनरी के हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के हैं। हम चीनी बेच रहे थे, फ़र्ज़ करो एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके पास वो कोका कोला वालों के पास जो चीनी का जो क्वालिटी सेट करने के लिए आते हैं वो बाहर से आते हैं, ठीक है, वो सेट करके जाते हैं, फिर उसके बाद वो हट नहीं सकते, वो चाहे जो मर्जी कर ले, वो उनको वही वाली चीनी का ब्रांड खरीदना पड़ता है जिसको अप्रूव करके जाते हैं। सप्लायर्स उनके पास पहले के मौजूद हैं। कोका कोला वाले कहते हैं कि यार सप्लायर हैं हमारे पास, लेकिन जिस वक्त हमने खरीदना होगा हम इतना खरीद सकते हैं। पेप्सी वाले हमें कहते हैं कि जी हम आपसे रोज़ाना का इतना खरीदे। सरप्राइजिंगली गोरमे वाले जो है ना वो हमें सबसे ज़्यादा वाला दे देते हैं। अब कहने को फौरी तौर पे हमारे जहन में आता है कि यार अगर कोका कोला हमारे पास आ जाए तो कितना बड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इस वक्त प्रायोरिटी नाम बनाना नहीं है, दाम कमाना है। ये हमारी प्रायोरिटी है। अगर नाम कमाना हमारी प्रायोरिटी होती, हमने आंखें बंद करके कोका कोला या पेप्सी की तरफ चले जाना, ठीक है, फिर हम लोगों ने गोरमे शोरमे को नहीं देखना। इस वक्त हमारा काम है दाम कमाना, हमें पैसे की ज़रूरत है, नाम है, नाम की खैर है, तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। तो प्रायोरिटीज़ बच्चों सीधी होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें हम देख लें, 2-3 चीज़ें हैं और उसके बाद ये ख़त्म है। पहली चीज़ ये, इससे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम बच्चों गोल सेट करने से ये हो सकता है कि ये अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मैं आपको कहा था ना स्मार्ट होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। स्मार्ट में जो आर था वो रियलिस्टिक के लिए था। अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग टारगेट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से पहली बंदा डिमोटिवेट हो सकता है। लिहाजा स्मार्ट की तरफ हम लोगों ने हमेशा अपना फोकस रखना है, जो रियलिस्टिक वाला है। और उसके बरक्स बिल्कुल उलट भी हो सकते हैं, बिल्कुल ही आसान हो। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं,
आप लोगों ने बेहतरीन किस्म की एक प्लेयर खरीदा अपनी टीम के लिए। ये क्या हमारे जो लोकल लीग्स वगैरह चलती हैं, क्या इनका नाम है, नाम ही मैं भूल जाता हूँ, PSL। आपकी टीम थी, आप बहुत अमीर इंसान हैं, आपने एक टीम खरीदी और आपने प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, बेहतरीन किस्म का प्लेयर आपने जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, और आपको पता चला कि यार इसकी जो एवरेज है, ये एवरेज स्कोर जो है वो हर मैच का 50 मार ही लेता है, मसला ही कुछ नहीं है। आपने इसके लिए टारगेट रखा कि भाई तूने हर मैच में 150 करना है। कितना करना है? 150। यार ये बहुत अनरियलिस्टिक है। वो बेचारा 50 करने से भी रह जाएगा उस टेंशन के अंदर। वो कहेगा यार 150 करना है, यानी कि उसके अगर मैंने ना किया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ जाएगा। वो भी चाहता है कि पैसे कमाए और नाम बनाए, लेकिन जिस वक्त उसके जहन में ये टेंशन होगी कि मैंने तो 150 करना है वरना मैं फारे हूं, तो वो 75-80 करके भी बेचारा जान मार के भी टेंशन में ही रहेगा। और फिर एक हो सकता है वक्त ऐसा है कि उस बेचारे से बैट ही ना चले। और ऑन द अदर हैंड हम उसको कहते हैं यार तू 30 रन कर लिया कर काफ़ी है, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया सही तरीके से। और वो पता क्या होगा, वो सुस्त हो जाएगा, वो प्रैक्टिस सेशंस में भी नहीं आएगा। वो कहेगा यार 50 तो मैं वैसे ही कर जाता हूँ, 30 करना कौन सा मजाक है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पक्का है, प्रैक्टिस सेशन में भी नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके स्किल्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, वो सुस्त पड़ जाएगा। उसका एक पोटेंशियल था, वो 50 करता है, वो 70 तक आराम से कर सकता था। हम उसको एक रियलिस्टिक टारगेट कहते हैं, हम कहते हैं कि यार तू 50 कर, 70-80 तक कोशिश किया कर। हमने उसको उल्टा कर दिया, हमने 30 पे ले गए, तो वो उसके लिए मोटिवेटिंग नहीं है, गलत काम है। ठीक है बच्चों, 2 तरह के मसले इससे आगे आते हैं। वो कहते हैं इनफ्लेक्सिबल हो सकता है इंसान का, नैरो फोकस हो सकता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमने उसको कह दिया कि भाई तुम्हारा काम ये है कि तुमने हर हालत के अंदर मैच के अंदर 70 से 80 रन स्कोर करने हैं। क्या करना है? पक्का कर दिया हमने उसको इस चीज के ऊपर कि ये तुम्हारा टारगेट है, तुमने हर हालत में 70 से 80 रन स्कोर करने हैं। ब्रायन लारा का नाम सुना है कभी? ब्रायन लारा का, सचिन तेंदुलकर का भी नाम सुना होगा। तेंदुलकर के बारे में एक चीज मशहूर थी, कौन बताएगा क्या मशहूर थी? बड़ी मशहूर चीज है, उसको हम सारे क्या करते थे? नहीं 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 नहीं, एक बड़ी उसके बारे में बदकिस्मती उसकी मशहूर है, कौन बताएगा? रिलेटेड बदकिस्मती है, लेकिन क्या है उसके बारे में मशहूर था कि जब ये सेंचुरी करता था ना, इंडिया हारता था। क्या मशहूर है इसके बारे में? जब ये सेंचुरी करता था, इंडिया हारता था। ये 99 पे आउट होता था ना, इंडिया वाले खुश होते थे। मैं आपको बता रहा हूं, वो पहले ही बेचारे वहमी लोग हैं। वो 100 करता था, हम लोग खुश होते थे, अब हारेंगे, क्योंकि उसका 100 करने तक वक्त जाया हो चुका होता था। वो जब 100 करता था ना, तो वो खेलता था बड़ा केयरफुली। वो केयरफुली खेलने के अंदर वक्त जाया कर देता था। जब वो खुल के खेल रहा होता था ना, तो उसके 99 यूं होते थे, टाइम भी बचाता था। अभी पहले बॉल्स भी काफी बड़ी होती थी, अगला मिडिल ऑर्डर और जो लास्ट वाले हैं वो भी अच्छा भला स्कोर कर जाते थे। तो ये मैं आपको इसका फर्क समझा रहा हूं। अगर उसकी टीम ने उसको टारगेट ये दिया भाई तूने सेंचुरी करनी है, हर हालत में करनी है, सेंचुरी करनी है, वो बेचारा सेंचुरी के चक्कर के अंदर अच्छी भली बॉलें जाया करा कि आउट ना हो जाऊं, आउट ना हो जाऊं, असल टारगेट रह गया, नुकसान हो गया। इसको कहते हैं आप इनफ्लेक्सिबल हो जाते हो, बड़ी पिक्चर को नहीं देखते, नैरो फोकस हो जाते हैं। इसको कहते हैं टनल विजन। क्या कहते हैं? टनल विजन। भाई तूने एक कमाना है, कमाना है, कमाना है, तूने अपने कस्टमर बढ़ाने हैं, कस्टमर बढ़ाने के चक्कर के अंदर वो इतने डिस्काउंट देना शुरू हो गया कि प्रॉफिट ही रह गया। कस्टमर बढ़ाने हैं, कस्टमर बढ़ाने हैं। एक जगह है, मैं आपको उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उधर काम करता था। बोर्ड के अंदर बैठ के मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि आप गलती कर रहे हैं डिस्काउंट देने के अंदर, आप मार्केट को ख़राब कर देंगे। ACCA का दौर था, ठीक है ना, ACCA बहुत अरूज के ऊपर था पाकिस्तान के अंदर, और ACCA की फीसेस जो हैं वो CA से बहुत ज़्यादा होती थी। और उन्होंने कहा कि हम लोग इसके अंदर डिस्काउंट दिया। मैंने कहा जी आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, आप बहुत बड़ी गलती, डिस्काउंट जितना आप दे रहे हैं और जिस लेवल पे दे रहे हैं इससे नुकसान होगा, ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। मैंने कहा किस तरह से? यार बाकी सारे, मैंने कहा जी बाकी सारों को देने दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इतना डिस्काउंट दिया तो आप वो जो टीचर्स जो आप लोगों ने रखे हुए इनको आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। टीचर्स अगर छोड़ के आपने सस्ते वाले टीचर्स रखे, रिजल्ट्स कम पड़ेंगे, रिजल्ट्स कम पड़ेंगे, बच्चों ने आपके पास आने नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा पास होना चाहता है। यही हुआ, उन्होंने डिस्काउंट देना बंद नहीं किया, और अल्टीमेटली ACCA जो थी, जिसकी खेती थी उसी के पास चलेगी, स्कैंस के पास। ACCA बाकी सारों के पास से ख़त्म हो गया, सबके पास से ख़त्म हो गया। बहरहाल वो आज भी इस चीज़ को जानते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है। आपने नैरो विजन नहीं करना अपना, कतई तौर पे ब्रॉड विजन रखना है। दूसरा क्या मसला होता है कि गोल्स जो है ना स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं। वही वाली चीज़, सेंचुरी करनी है, वो बेचारा
उस काम को एंजॉय करना ही बंद कर देता है। वो उस काम में इसलिए अच्छा था क्योंकि उस काम को एंजॉय करता था। क्या करता था? अब कम्युनिकेशन आप करते हो ना किसी के साथ, कुछ लोग बातें करना पसंद करते हैं लोगों के साथ, उनको बातें करने का शौक होता है, उनको इस चीज़ का शौक है कि मैं लोगों से मिलूं, उनके साथ बातें करूं, गप्पे लगाऊं, सारा कुछ करूं। लेकिन अब अगर आपने उसके अंदर टारगेट्स रख दिए बड़े सख्त किस्म के, तुमने हर दफ़ा हर बंदे से ये एक बात ज़रूर मनवानी है। लोग उसकी बातें पता है क्यों मानते थे? क्योंकि उनके साथ अच्छे तरीके से बातें करता था, उनको प्रेशराइज नहीं करता था, उनके मसले मसाइल सुनता था, उनके साथ दोस्ती यारी लगाता था। अब वो बेचारा हर मुलाकात के अंदर इस चीज़ की नीयत लेके बैठा हुआ कि मैंने इनसे ये चीज़ ज़रूर मनवानी है, ज़रूर मनवानी है। वो लोग भी उससे भागना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेस में आना शुरू हो जाएगा। ये जिस काम को ये इन्जॉय करता था उसको इन्जॉय नहीं करेगा। आप क्रिकेट क्यों खेलते हो? इन्जॉयमेंट के लिए। दोस्तों के साथ जाते हो, फिजिकली भी एक एक्सरसाइज मिलती है, क्रिकेट खेलते हो, एंजॉय करते हो, चाहे हारो चाहे जीतो, एंजॉयमेंट होती है। आपके ख्याल में जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं एंजॉय करते हैं? बहुत शदीद टेंशन में होते हैं, फिजिकल इंजरीज हो रही होती हैं। क्यों हो रही होती हैं? क्योंकि इन लोगों को जीतना होता है, जीतना टारगेट होता है। ये इसको काम समझ के करते हैं। क्या समझ के करते हैं? हाँ, गेम समझ के नहीं करते। इनकी इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये कई दफ़ा जो है ना गेम से तंग आना शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस में नहीं आते कई दफ़ा नहीं। वो क्यों? उनके लिए वो खेल नहीं, उनके लिए वो काम बन गया। समझ गए जी? ये बच्चों इसके मसले मसाइल थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। BWCS की क्लास अब शुरू होने वाली है। ठीक है जी।